हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन क्रैक जेईई एंड नीट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जिस टॉपिक का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जैसा कि मैंने बताया भी था अपने पिछले वीडियो में कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ स्टार्ट करेंगे और इसमें एक बहुत ही शानदार एक सीआईपी रूल डिस्कस कर रहे होंगे। जो सीआईपी रूल तो एक तो बहुत कम जगह कवर किया जाता है, बेसिकली उसे हम सीआईपी रूल के अंदर कुछ बहुत ही उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे और कुछ महा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोलना चाहूंगा, जो कि एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। पहली बात, ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जो जेई में 2021 दे रहे हैं या नीट 2021 दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप जेई 2022 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको उतना ही फायदा करेगा अपने आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली हम पूरी तरीके से कवर कर रहे होंगे इसे। और दूसरी बात, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में ये काफी हेल्प करेगा। आपके सिलेबस में सीआईपी रूल होती है, तो उसे हम देख रहे होंगे वहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम ज्योमेट्रिकल को कवर कर रहे होंगे, हम आरएस कॉन्फ़िगरेशंस को कवर कर रहे होंगे जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में लेंगे। और जो तीसरा हम कर रहे होंगे, अगर आप बोलोगे, अगर आपने कमेंट करा तो मैं कन्फर्मेशंस की भी एक अलग से लेक्चर ले लूंगा। जैसा कि रहा, अभी हमने पिछले लेक्चर में रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, जो कि काफी शानदार रहा, आप लोगों को काफी पसंद आया। और वैसी लेक्चर पहली कभी यूट्यूब के ऊपर रिडक्शन के ऊपर नहीं बनाई गई थी। बेसिकली आप सभी के लिए एक ट्राई कर रहे हैं कि आपका कुछ अच्छा हो जाए केमिस्ट्री में, जो कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। बेसिकली अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हैं एंड आई होप कि 30 जैन आते आते हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये हमने 2 पार्ट कर रखा है। ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, बेसिकली सबसे बेसिक बात है। ये 2 कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो फ्री रोटेशन अबाउट बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, सॉरी, इट्स यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो चुका है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी कि अब क्या कहना चाह रहा है ये। तो फ्री रोटेशन, अगर हमने ये एग्जांपल देखा तो ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीआई ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी पहली कंडीशन ही इसने फुलफिल नहीं करी, तो हम दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। यानी कि इससे क्या पता चलता है हमें, अगर हमारे पास सीसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे नहीं कर रहा होगा, अगर छोटे कंपाउंड की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या ये कर रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। यहाँ पे फ्री रोटेशन हमारे पास नहीं है, पहली कंडीशन में हमने सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन हमारी आती है, ग्रुप्स अटैच टू अ सच अ बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। अब जो बॉन्ड के साथ ग्रुप लगा हो वो डिफरेंट होना चाहिए एक कार्बन के ऊपर। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्री रोटेशन तो नहीं है, बट यहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे ग्रुप सेम लगा दिया इन्होंने। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, जिसके कारण ये जीआई शो नहीं करेगा। अब देखते हैं तीसरी एग्जांपल को, जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, क्या करता है ये। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे हम इसे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है बेसिकली। अगर देखें, अगर ग्रुप्स की बात करते हैं तो हाँ, ये एच है, ये आयोडीन है, डिफरेंट है। इस कार्बन के ऊपर भी ये एच है, ये आई है, ये भी डिफरेंट है। तो यानी कि अब यहाँ पे अब हम देखते हैं ये क्या है। तो सिमिलर ग्रुप है, ऑपोजिट साइड पे है, तो ट्रांस हो गया ये हमारे पास कंपाउंड। यानी कि सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड, तो हमारे पास ये सीस का एग्जांपल है। और अगर ऑपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सीस आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गई सबसे बेसिक वाली बात, ये आपके पास आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प करेगा। अब हम कुछ अच्छे पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखते हैं कि एक नया जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, थोड़ा सा अगर डीप जाए हम तो, इफ वी हैव ऑल द फोर ग्रुप्स डिफरेंट। यहाँ तो था कि अगर हम कंपेयर कब कर रहे थे, जब हमारे पास
सेम ग्रुप्स हो रहे थे तब, जैसे कि इधर सिमिलर ग्रुप थे और इधर अपोजिट साइड पे भी सिमिलर ग्रुप थे, तो वहां पे हम उसकी डायरेक्शंस को देख रहे थे कि क्या वो सेम साइड पे है, क्या वो अपोजिट साइड्स पे है, तो उस अकॉर्डिंग हम सीस और ट्रांस में डिवाइड कर रहे थे। लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, जो कि कोई एक दूसरे से ना मैच कर रहा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट डेवलप करा गया, ईजेड कॉन्सेप्ट। ये आपके जेई एडवांस की सिलेबस जब आपको आएगी, तो वहां पे ये मेंशन होता है कि आप ईजेड वाला केस करते हैं, वो पूछते हैं। वो कैसे पूछते हैं, तो वो वहां पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ईजेड कंपाउंड्स का वो आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। वो डायरेक्ट आपसे ज्योमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स कभी नहीं बनवाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर ही यूज करवाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ईजेड आखिर होता क्या है। तो पहली बात तो ई जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीजन, एंड जेड जिसका फुल फॉर्म होता है ज्यूशामेन। तो जेड इन द मेन वो सेम साइड पे होने चाहिए। अब इसका हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। और ई का मतलब आप समझिए कि वो ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए। ई हम तब कह रहे होंगे जब कंपाउंड्स ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होंगे। जेड हम तब कह रहे होंगे जब हमारे कंपाउंड सेम साइड पे होंगे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किस कॉन्सेप्ट पे इसे डिवाइड करते हैं। तो जब हम करवा रहे होते हैं, अगर हम चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेज में, वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अगर हमारे पास चारों डिफरेंट है, तो देन पहला क्राइटेरिया हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने 95% चेक कर लेते हैं और 95% क्वेश्चन हो जाते हैं। बट इन द केस अगर हमारे पास आइसोटोप्स आ जाते हैं, तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो उस केस में हम उनकी एटॉमिक वेट से डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, हमारे पास आयोडीन है, हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ड्यूटेरियम है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इधर देखें तो इधर तो आइसोटोप है, तो आइसोटोप में हम चेक करेंगे एटॉमिक वेट से, तो यहाँ पे डी का एटॉमिक वेट ज्यादा है। तो इन दिस केस अब हम आते हैं कि अब इसे ई कहें या जेड कंपाउंड कहें। तो ई का मतलब था ऑपोजिट साइड, यहाँ पे हाँ बिल्कुल ये ऑपोजिट साइड पे, तो हम इसे ई का नोटेशन दे देंगे, बिल्कुल देंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हम क्लोरीन को दे रहे होंगे प्रायोरिटी। यहाँ पे एफ और सी, भले ही सी के बाद Br3 है, बट वी हैव टू सी द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट एलिमेंट को हमें देखना है, ना कि उसके बाद वाले से हम कंपेयर करेंगे। आप भले ही सी के बाद Br लगा लो, आयोडीन लगा लो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। सो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे CBr3 है, the fluorine wins, and we have the same side both the group, so we use the Z. So this is a Z compound. So now we are moving ahead with a very important concept, which is a Kahn-Ingold Prelog rule. This is one of the very important concept. ये आपके BSc और BE केमिकल दोनों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एंड जेई वाले बच्चों को तो पढ़ना ही है और नीट वालों को। तो ये कान इनगोल्ड प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया। बेसिकली हम इसे शॉर्ट फॉर्म में सीआईपी रूल बोल देते हैं। तो सीआईपी रूल आखिर ये क्या करता है, अगर ये किस लिए हमारे पास आया, तो ये बेसिकली यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली वी से मोर प्रायोरिटी वाला मैच विनर होगा। नॉर्मल शब्दों में, स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें नहीं जाना है। वी हैव टू जस्ट आवर बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स एंड वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो मोर प्रायोरिटी वाला इज द मैच विनर, ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्लिकेटेड एंड डबल बॉन्ड इज, इस पॉइंट को हम ही देखेंगे अगर पहले हम नॉर्मल कंपाउंड्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें CH3 में बताना है और C2H5 में बताना है कि कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। तो CH3 में चलिए हम यहाँ पे कंपेयर करना है, तो हमारे पास C सेम है, ठीक है, हमारे पास C सेम है। इस C के ऊपर एक हाइड्रोजन, इस C के ऊपर एक हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। इस C के नीचे एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, सही है। अभी तक बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। नेक्स्ट हम जैसे आते हैं तो इनके पास है हाइड्रोजन, नेक्स्ट हम आते हैं तो इनके पास है कार्बन। इट्स मीन्स ये मैच जीत गया, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये हम यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं। अब आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। CH3 है हमारे पास और ये भी C2H5 है, बट C के ऊपर ही CH3 लगा हुआ। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि ये इसका सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन बदला है, कंपाउंड वही है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंटेशन से भी डिफरेंट आ जाता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन दे के पूछ रहा है, तो फिर आप वो चेक कर रहे होंगे।
और देखिए टेंसर से उतना कोई खास डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर हमारे पास सेम ही आ रहा होगा, यही मोर प्रायोरिटी वाला होगा। तो ये प्रायोरिटी हम किस लिए चेक कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी अभी जो हमें पता चलेगा आगे हम एग्जांपल्स में जब मिक्स करेंगे तो कि प्रायोरिटी हमने क्यों चेक करा। बेसिकली हम बताएंगे वहां पे भी ये क्या सीस है या ट्रांस है, तो उस अकॉर्डिंग के लिए हमने प्रायोरिटी चेक करा, या फिर इजेड बताने के लिए। तो ये एक प्रायोरिटी चेक करने का, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था प्रायोरिटी चेक करने का दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो अब देखते हैं, यहाँ पे सी के ऊपर एच, सी के ऊपर एच, यहाँ पे सी के ऊपर एच है, यहाँ पे बट सी यहाँ पे सी एच थ्री हमने यहीं पे मान रखा है, तो यहाँ तो मैच पहले ही खत्म हो गया। जैसे आपको मिल जाए नीचे वाले में मोर डोमिनेटिंग, दैट्स एंड्स। उसके बाद हमें देखना ही नहीं है कि आपने आगे क्या लगा रखा है, पहले मिला वो प्रायोरिटी ज्यादा होगा। इसका यूज हम आरएस के अंदर भी कर रहे होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भरा पड़ा है इसके यूजों से, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब जैसे अगर ठीक है हमने तो अभी नॉर्मल नॉर्मल से कर लिया, सारे जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड्स आए तो उसकी क्या क्राइटेरियाज है, चलिए देखते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एंड C4H9, ओके, अब क्या करें, डबल बॉन्ड आ गया। तो जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला था मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रिप्लिकेटेड, डबल बॉन्ड इज डुप्लीकेटेड। डबल बॉन्ड जब हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली, तो हम क्या करते हैं कि एक जैसे एक बॉन्ड तो रहेगा, और जो एक्स्ट्रा जितने बॉन्ड्स रहेंगे, अगर हमारे पास एक बॉन्ड है तो हम एक फैंटम एटम मानते हैं। अब फैंटम होता क्या है, तो बेसिकली उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम एक कार्बन मानते हैं, जैसे जिसके बीच में ही बॉन्ड रहेगा, अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो हम एक कार्बन फैंटम मानेंगे, उसे हम सी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सी एक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है फैंटम एटम, ठीक है। फैंटम एटम जस्ट कॉल्ड, अगर आप समझने के लिए कहते हैं तो भूत, यानी कि जो आपको रियलिटी में होता नहीं है बट हम उसे एज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे वो है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और एक चीज और, अगर आपके कंपाउंड्स दोनों सेम हो जाते हैं फैंटम एटम को लेने के बाद, विच इज सिंपली मीन घोस्ट, तो उस केस में हम ओरिजिनल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। याद रखिएगा, ओरिजिनल ऑलवेज मोर प्रायोरिटियर देन द फैंटम एटम। तो यहाँ पे जैसे हमने डबल बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पे एक फैंटम एटम आ गया, यहाँ पे एक फैंटम एटम आ गया, बट व्हाट वी सी, यहाँ पे भी सेम कंपाउंड है फैंटम एटम में चेंज करने के बाद। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट रिपीट करा, आई रिपीट अगेन, द प्रायोरिटी टू ओरिजिनल इन ओरिजिनल एंड फैंटम एटम, प्रायोरिटी हम ओरिजिनल वाले को दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली अगर हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, तो उस केस में हमारे पास फैंटम कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि यहाँ पे एक सी एक्स आएगा, फिर नीचे भी एक सी एक्स आएगा, अगर सी एक्स के बीच में अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो हमारे पास फैंटम में ओ एक्स आएगा। सो प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे काफी क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। इसके पास भी दो सी एक्स आएंगे, तो इसका कहने का मतलब ये था। सो यही ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रिप्लिकेटेड एंड डबल बॉन्ड इज डुप्लीकेटेड। तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहे तो हम इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे। सो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम। आप सी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसका एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तीन डॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गोले से ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इस कंपाउंड, अब जैसे हमने सीआईपी रूल क्यों पढ़ा, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, काफी मतलब इसे एक अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं, बेसिकली लोग बता नहीं पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि क्या होगा आंसर, तो चलिए हम एक अच्छे क्वेश्चंस पे ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड सी है, हमारे पास एक कंपाउंड दो कंपाउंड यहाँ पे, अब हमें बताना है भाई, अब भाई ये क्या है, ई है जेड है क्या है। चलिए यहाँ पे हम बहुत जगह सीआईपी रूल्स को डिस्कस करते हुए हम आरएस भी बताते हैं, अभी तो हम जीआई पढ़ रहे हैं तो हम ईजेड बताएंगे, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो सीआईपी रूल को अप्लाई करते हुए हम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप भी जानते हैं कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन कितना मैटर करता है। तो जैसे देखिए यहाँ तक तो एक कार्बन आया, एक कार्बन आया, बिल्कुल सेम है,
हमने आगे बढ़ा तो एक ऑक्सीजन मिला हमें, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मिला, यहाँ तक भी सेम। हम आगे बढ़े तो हमें कार्बन मिला, हम आगे बढ़े तो हमें कार्बन मिला, यहाँ तक भी सेम। अभी तक प्रायोरिटी हमने डिसाइड नहीं करी। हम आगे बढ़े तो हमें मिला ऑक्सीजन, हम आगे बढ़े तो हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम फिर से कार्बन के ऊपर आ गए हैं, तो इस केस में हमारे पास ये ज्यादा प्रायोरिटी होगा। सो हम बेसिकली ऐसे मूव करा हमने। सो अगर अब इधर देखते हैं तो इधर तो हमारे पास सी है और दोबारा हमने O मिला, यहाँ H मिला। सो बेसिकली यहाँ हमारे पास इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, दोनों अपोजिट साइड है, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे ई कंपाउंड। अब एक आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ये मैंने फैंटम वाले पे सेट करा है आपके लिए क्वेश्चन, काफी सही क्वेश्चन है। आई वुड लव टू सी देम देयर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये ई है या जेड है, क्या है, बिल्कुल बताएं। मुझे काफी अच्छा लगेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है। और प्रीमियम टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अभी के अकॉर्डिंग काफी सटीक क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं हमारे पास। आवर कंटेंट इज रिच मटेरियल ऑफ जेई और नीट मटेरियल्स। सो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें, उसकी भी लिंक दे रखी है। आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, क्रैक जेई एंड नीट, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, और इसकी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा तो इसका आंसर मैं बता दूंगा। सो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, डिटरमाइन द जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड्स। हमें जीआई बताना है साइक्लिक कंपाउंड में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जस्ट टू मैंने कोई टॉपिक मिस नहीं करा इसलिए इसे भी ले लिया। आप लोग बहुत इजीली आप इसे जान सकते। अगर मेरे पास ये 6 का मेंबर रिंग है और अगर मुझे ऐसे दे रखा है, आपको भी पता है कि ये CH3 ये CH3 है, तो यहाँ पे C1 C3 रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने पहले ही इसे डिफाइन कर रखा है कि CH3 मेरा बाहर की ओर है, H मेरा अंदर की ओर है। यहाँ भी CH3 बाहर की ओर है, H अंदर की ओर है, तो यहाँ हम रोटेशन नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन बता रखी है। तो इस केस में तो दोनों CH3 बाहर की ओर है, तो ये मेरा सिस है, ठीक है। बट से अगर वही कंपाउंड है, हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस केस में हम नहीं बता सकते कि ये सिस है कि ट्रांस है, कि मुझे पता नहीं है कि CH3 बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। तो अगर हमने ऐसे बता रखा है देन वेल एंड गुड, हम सिस ट्रांस बता सकते हैं। अगर हमने नहीं बताया है तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये क्या है। बेसिकली हम जीआई नहीं बता सकते उस केस में। ओके, सो नाउ वी हैव अ पॉइंट ऑफ नोट। नोट पॉइंट क्या है हमारे पास, तो चलिए नोट पॉइंट को देखते हैं। इन केस ऑफ साइक्लोएल्कीन मिनिमम 8 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे नोट कर ले और दिमाग में रख ले। साइक्लिक एल्कीन में कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए जीआई देने के लिए। यहाँ पे हमारे पास 8 कार्बन है तब ये जीआई दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे पास 8 कार्बन से कम रहेगा वो कंपाउंड जीआई नहीं दे रहा होगा इन केस ऑफ साइक्लोएल्कीन। देन द सेकंड पॉइंट, टिल 11 कार्बन, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ कार्बन 11, स्टेबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर देन द ट्रांस। स्टेबिलिटी ऑफ सिस इज ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। 11 के बाद अगर हम जाते हैं 12 कार्बन रिंग या फिर 13 कार्बन रिंग जो कि उसमें सम्मिलित हो उस कंपाउंड में, उस केस में फिर ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। बेसिकली हम बात करते हैं अगर साइक्लोएल्कीन नहीं है तो ट्रांस की स्टेबिलिटी हम ज्यादा मानते हैं सिस से, बट साइक्लिक एल्कीन के केस में 11 कार्बन तक में सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होती है। ये एक नोट पॉइंट भी है, आप इसे एक्सेप्शन बोल लो या नोट पॉइंट बोल लो, आप इसे ध्यान रख रहे हैं। एक और पॉइंट आता है जीआई के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने बोला था कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो डाइपोल मोमेंट वाला पॉइंट, डाइपोल मोमेंट यूजुअली सिस का डाइपोल ट्रांस से ज्यादा होता है। क्यों होता है? सिस का डाइपोल से ज्यादा होता है ट्रांस से, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन आता है वहां पे, जहां पे ट्रांस की डाइपोल सिस के डाइपोल से ज्यादा हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन आता क्यों है? पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ पे जो इस प्लस आई ग्रुप का डाइपोल लग रहा होगा और इस माइनस आई ग्रुप का, जब ये किस केस में आएगा, जब हमारे पास दो डिफरेंस ग्रुप होंगे।
सेम ग्रुप रहेगा तब तो CC ज्यादा होगा, कुछ भी हो जाए। एक्सेप्शन वहां आता है जब हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं, तो वहां पे हमारा ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा हो जाती है, डाइपोल मोमेंट। तो ये जो इधर आ रहा है और ये जो इधर जा रहा है, तो ये इसे कैंसिल करता है, ऐड नहीं हो रहा। अब देखिए, अब ये जो इधर है और ये भी इधर है, इस केस में दोनों की सेम डायरेक्शन। इस केस में इसलिए हम कहते हैं ट्रांस की डाइपोल ज्यादा होती है सिस से, अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप है। अगर हमने एक ग्रुप जो लगाया है वो प्लस आई शो करता है कैरेक्टर, एक ग्रुप जो है वो माइनस आई शो करता है कैरेक्टर, उस केस में हमारे पास ट्रांस का डाइपोल सिस के डाइपोल से ज्यादा होगा। देन नाउ वी केम टू द आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं उसे कहूंगा महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ 5 स्टार पॉइंट। सो बेसिकली ये एक्सेप्शन है, आपको शायद अगर आपके टीचर्स ने बताया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते टॉपिक के रिगार्डिंग। बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा भी एक पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए और कंपेयर करवा लिया जाए तो वहां पे आपसे गलती ना हो। तो अगर हम देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड दिया है, हम जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बट इस केस में हमारे पास सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। द रीजन इज रेजोनेंस। Cl के जो लोन पेयर्स हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाते हैं, और रेजोनेंस सेम साइड पे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये हम पहले ही रेजोनेंस वाले लेक्चर में कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, GOC का लेक्चर रेजोनेंस वाला जरूर देखें। वहां हमने डिस्कस करा है कि रेजोनेंस सेम साइड पे ज्यादा इफेक्टिव होता है rather than the opposite side that doesn't prefer to occur on opposite side। सो रेजोनेंस के कारण ये यहाँ पे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनका रेजोनेंस हो जाता है। वो बिल्कुल कभी यहाँ, जैसे ही वो रिएक्ट कर गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप जानते ही हैं अगर रेजोनेंस हो गया तो फिर उससे ज्यादा तो स्टेबिलिटी कुछ है ही नहीं, वो तो फिर स्टेबिलिटी उसकी खुद बे खुद ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे क्या फैक्टर है भाई, यहाँ तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। इस केस में हमारे पास सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है भाई, तो इस केस में क्या होता है, जो आप देख रहे हैं इस सेम साइड पे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जो कि बहुत जगह आपके ऑर्डर्स को उलटफेर कर देता है। ये बहुत जगह आपके ऑर्डर्स को तंग करता है। तो यहाँ पे जो ये H है, ये इसके साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में सम्मिलित हो जाता है, और जिससे कि कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिस कारण फिर से हमारे पास सिस कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्रांस से। यहाँ पे तो कोई इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है ही नहीं, तो बेसिकली मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड है, जहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी मैलेइक एसिड की ज्यादा होती है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जो आपको पता होने चाहिए। सो नाउ अगर हमें अब बात आती है कि अब हमें GI बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ GI बता दो इस कंपाउंड में, और हमारे पास बड़े कंपाउंड्स हैं, हमारे पास ये छोटे कंपाउंड्स नहीं है कि हमारे पास सिस ट्रांस है हो गया चलिए ठीक। अब हमारे पास कुछ बड़े कंपाउंड्स आ गए, अगर जैसे इसका है, अब इसका आप बता दो कि कितने हैं। थोड़ा सा टफ है बट देखते हैं, मैं जो बताऊंगा उससे काफी इजी हो जाएगा, आप 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ GI है। समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ GI बताने के लिए 2 to the power n। अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये हम साइक्लोएल्कीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइक्लोएल्कीन्स। हम टॉक कर रहे हैं स्ट्रक्चरल, जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होती हैं उनके लिए, जो कि चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं। n हमारे पास पाई बॉन्ड है, चलिए हम एग्जांपल्स टेस्ट कर लेते हैं। 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, डायरेक्ट वी हैव 2 to the power 3, and we got the answer is equal to, we have 8 GI of this particular compound। ठीक, सेकेंड पॉइंट इसमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये आता है, भाई अगर हमारे पास एक्सट्रीम के जो 2 एंड्स हैं
वो दोनों अगर सिमिलर हो गए तो आपकी गाड़ी उलट फेर हो जाएगी। तब अगर आपने 2 टू दी पावर 3 करा, आप गए। हमें सेम नहीं रखना है। ये था 2 टू दी पावर n वाला कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ऑपोजिट एंड्स पे, एक्सट्रीम एंड्स पे सिमिलर ग्रुप्स ना लगे हों। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे H और Cl लगा है, तो यहाँ पे H और F लगा है, दे आर डिफरेंट। सो अगर हमारे पास सिमिलर हो तो चलिए इसका क्या एग्जांपल होता है, तो यहाँ HCl है, यहाँ भी हमने HCl लगा दिया। यहाँ भी हमारे पास 3 ही पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 करके आंसर नहीं दे रहे होंगे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर p+1। अब n तो यहाँ पे वही आपकी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। अगर आपका n इवन होता है तो आपका p का फॉर्मूला होता है n/2। अगर आपका n ऑड होता है तो आपका p का फॉर्मूला होता है n+1/2। इन दैट केस p आपका जो n/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास तो ऑड वाला है, तो 3+1/2 इट्स इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली हमारे पास p आ गया 2। ठीक है, वी हैव p इक्वल्स टू 2 और हमारे पास n इक्वल्स टू है 3। ठीक है, देन वी हैव 2 टू द पावर 3 माइनस 1। ओके, सॉरी इट्स p-1, यहाँ p-1 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1, दैट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 हो गया, ये 4 हो गया, और प्लस ये 2 हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 6। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे भी थे हमारे पास, 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे भी थे, बट हमारे पास GI की संख्या आ रही थी 8, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ GI आ रहे हैं 6। दिस इज द डिफरेंट, और इसके वजह से मैंने आपको इस पे जोर डाला। और आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे सिमिलर नहीं पूछा जा रहा होगा। आप ध्यान रखेंगे, आपसे इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे होंगे, और खासकर जेई एडवांस की फितरत होती है आपसे नंबर ऑफ GI पूछना। वो उसकी फेवरेट टॉपिक है ये, कि रिएक्शन मैकेनिज्म को करा के वो आपसे नंबर ऑफ GI लास्ट में इंटीजर में पूछ ले। अभी तो मेंस में भी इंटीजर क्वेश्चंस आने लगे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आपसे वो नंबर ऑफ GI पूछ ले। GI का एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। सो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, काफी अच्छे से मैंने GI कंप्लीट कराया है। इसके बाद हम RS कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को करेंगे, हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, वो इसके जस्ट बाद आएगा। उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आएंगे। तो इससे हमने बहुत सी चीजें कंप्लीट करी है, बहुत सी चीजें बाकी है, मैं जानता हूँ वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा। तो आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ये काफी एक बहुत ही अमूल्यवान सीरीज चल रहा है हमारे पास, और इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। बेसिकली सारे कैंडिडेट्स इसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सभी अच्छे से परफॉर्म करें, यही हम चाहते हैं। और इसी के चलते मैंने केमिस्ट्री में आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि एकदम रिलेवेंट कंटेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए एक अच्छे मार्क्स को अचीव करने के, अच्छे परसेंटाइल को लाने के लिए। सो चलिए, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। सो जय हिंद।